साल 1827 की बात है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक सोल्जर जेम्स लुइस उर्फ चार्ल्स मैसन कंपनी के कारनामों से तंग होकर आर्मी छोड़कर भाग जाते हैं और वो करने लगते हैं जो उनका पैशन था, ट्रैवलिंग। 2 साल तक इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ट्रैवल करने के बाद साल 1829 में पंजाब के रीजन में पहुंचते हैं। पंजाब के हड़प्पा में मैसन को एक पुरातन शहर का अवशेष दिखाई दिए। ये शहर किसने बनाया था और कितना पुराना था, इसकी जानकारी स्थानीय लोगों को भी नहीं था। मैसन इस शहर को डॉक्यूमेंट करने लगते हैं, नोट्स लिखते हैं, ड्राइंग बनाते हैं और इंग्लैंड लौट जाते हैं। वहां जाकर उन्होंने एक किताब लिखा जिसमें हड़प्पा के पुरातन शहर का चर्चा किया। वे खुद इस बात से बेखबर थे कि उन्होंने एक प्राचीन सभ्यता को खोज निकाला है। इसके ठीक 100 साल बाद 1920s में दुनिया को और जानकारी प्राप्त हुआ इस एंशिएंट सिविलाइजेशन के बारे में, जब जॉन मार्शल को ASI का डायरेक्टर अपॉइंट किए जाते हैं। उन्होंने इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट की मदद से हड़प्पा के इन खंडरों का सर्वे किया। पता चला कि यह 5000 साल से भी ज़्यादा पुराना है। सबसे पहले 1821 में इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक शहर का एक्सकवेशन किया और इस हेरिटेज साइट के नाम पर पूरे सिविलाइजेशन का नाम हड़प्पा सिविलाइजेशन पड़ा। और इसी बीच साल 1922 में राखल दास बनर्जी द्वारा इंडस नदी के किनारे एक और हिस्टोरिकल साइट को डिस्कवर किया गया, जहां पर ढेरों इंसानों की हड्डियां पाई गई। इस जगह को नाम दिया गया मोहनजोदारो अर्थात द माउंट ऑफ डेथ। धीरे धीरे करके और खुदाई करी गई, इससे हजारों खंडहर और सैकड़ों शहर मिले, जिससे पता चला कि यह 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला दुनिया के 4 प्राचीन सभ्यताओं में से एक था। अभी तक 1400 शहरों को खोजा जा चुका है और भी खुदाई चल रही है। चूंकि ये खंडहर इंडस नदी के किनारे पाए गए, इसलिए इसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन पड़ा। आज हम इस सिविलाइजेशन के विषय में बहुत कुछ जानते हैं और हमें स्कूल के किताबों में भी पढ़ाया जाता है, लेकिन इनके यूनिकनेस और अनसॉल्व्ड मिस्ट्री लोगों को अट्रैक्ट करता है। तो चलिए आज ऐसे कुछ यूनिक और अनसॉल्व्ड मिस्ट्री को डिस्कवर करते हैं। एक ऐसा शहर जो कि हजारों साल पहले जमीन के नीचे दफन हो चुका है और अब पुरातात्विक खुदाई में एक के बाद एक काफी ऐतिहासिक जो तथ्य हैं वो सामने निकल कर आ रहे हैं। The Indus civilization. We try to understand the Indus Valley civilization which existed 4000 years ago. वैसे तो IVC अर्बन सिविलाइजेशन था, लेकिन इनका इकोनॉमी एग्रीकल्चर और ट्रेड पे बेस्ड था। ये लोग अपने खेतों में चावल, गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना, तिल आदि उगाते थे। गुजरात के स्थलों से बाजरा के साक्ष्य मिले हैं, इनमें से चावल के दाने अपेक्षाकृत कम पाए गए। इनके वास्तविक कृषि विधियों के विषय में जानकारी मिलना कठिन है, लेकिन कालीबंगान, बनवाली जैसे हड़प्पा स्थलों से मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप मिले हैं, जिससे कह सकते हैं कि ये अपने खेतों में हल का प्रयोग करते थे। खेतों में पानी देने के लिए यहाँ नहरों का प्रयोग किया जाता था, जिसका प्रमाण अफगानिस्तान के साइड से मिले हैं और गुजरात के साइड से जलाशय मिले हैं। एग्रीकल्चर के साथ साथ ये लोग पशुपालन भी करते थे, जिनमें भेड़, बकरी, भैंस, सुअर जैसे मवेशी को पाला करता था। पेड़ पौधे से प्राप्त उत्पाद, जानवर और मछलियाँ इनके भोजन का मुख्य अंग था। यहाँ से वराह, हिरन, घड़ियाल जैसे जंगली जानवरों की हड्डियाँ भी मिले हैं, लेकिन यह कहना कठिन होगा कि इन जानवरों का शिकार वे स्वयं करते थे अथवा कोई शिकारी समुदाय से इनका मांस प्राप्त करते थे, क्योंकि यहाँ से किसी भी प्रकार का हथियार नहीं मिले। इस सिविलाइजेशन का सबसे यूनिक अट्रैक्शन यहाँ के प्लान सिटीज था। अभी तक में 1400 से अधिक शहरों को खोजा जा चुका है, जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नॉर्थ वेस्ट इंडिया के 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया में लोकेटेड है। इन शहरों में एक बड़ा इंटरेस्टिंग पैटर्न देखने को मिलता है। जितने भी शहर पाए गए हैं IVC के, उन सब में सिमिलर पैटर्न देखने को मिलता है। हर शहर के 2 हिस्से हैं। पहला लोअर माउंट, जिसके चारों ओर बाउंड्री वॉल है। दूसरा है इस शहर के अंदर बना हुआ किला, जो ऊपर उठकर अपर माउंट पर बना हुआ है। यह किला यूजुअली वेस्ट साइड में होता था हर शहर के। इसकी अपनी दीवारें थी और नीचे वाले एरिया की अपनी दीवारें।
इस किले में सारे इम्पोर्टेंट सुविधाएं थे, लाइक मार्केट प्लेस, वर्कशॉप, पब्लिक बाथ या किसी से मिलना हो गया तो यहाँ पर होता था। पर जो लेयर थी दीवारों का, उनका दीवारें लगाने का मुख्य पर्पज था वाइल्ड एनिमल को दूर करना, इसके अलावा फ्लड आने से रोकना। यदि नदी का पानी ज़्यादा हो जाए तो शहर में फ्लड ना आए, क्योंकि उस समय इंसानों से इतना बड़ा कोई खतरा था ही नहीं, इतने इंसान ही नहीं थे दुनिया में। तो माना जाता है कि इस सिविलाइजेशन का कोई नेचुरल एनिमीज नहीं थी। तो सवाल उठता है कि इस सिविलाइजेशन का अंत कैसे हुआ। इस सवाल को हम बाद में सॉल्व करेंगे, पहले हम इसके डोमेस्टिक आर्किटेक्चर को देखते हैं। यहाँ के घर एक आंगन पर केंद्रित थे जिसके चारों ओर रूम्स बने हुए थे। संभवतः आंगन खाना पकाने जैसे गतिविधियों का केंद्र था। यहाँ के कुछ घरों में सेकेंड फ्लोर में जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी थी, अर्थात इनका घर 2 फ्लोर का होता था। और अधिकांश घरों में कुएं थे जो ऐसे कक्ष में बनाए गए थे जिसमें लोग बाहर से ही आ जा सकते थे। इंडस वैली के हर घर में अलग बाथिंग एरिया के साथ एक सीटिंग टॉयलेट भी हुआ करता था, जहां लोग अपना काम कंप्लीट करने के बाद पतीले में पानी भरकर फ्लश भी किया करता था। और इन टॉयलेट बाथरूम का कनेक्शन बाहर सड़क पर बनी वाटरप्रूफ ड्रेन से था, जो गंदे पानी को शहर के बाहर डिस्पोज कर देता। यही नहीं, यहाँ के जो प्लांट ड्रेनेज सिस्टम था हमें आज भी सीख दे जाती है कि सैनिटेशन का कितना ख्याल रखना चाहिए। यहाँ के अधिकांश घरों में निजी कुएं और स्नान घर होते थे। भवन के कमरों, रसोई घर, स्नान घर, शौचालय आदि सभी का पानी घर के छोटे छोटे नालियों से निकलकर गली के नाली में आता था और नालियों को पत्थर से ढक दिया जाता था। आईवीसी के प्लांट ड्रेनेज सिस्टम और सड़कों को ग्रिड सिस्टम में देखकर ऐसा लगता है कि पहले गलियों और नालियों को बनाया गया था और फिर उनके अगल बगल अन्य सेटलमेंट को बिल्ड किया गया था। वैसे आर्किटेक्चर और डेवलपमेंट के मामले में इंडस वैली के 2 शहर हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो काफ़ी आगे थे। मोहनजोदाड़ो में जो सबसे आइकॉनिक अट्रैक्शन पाई गई है वो है द ग्रेट बाथ। वैसे मैंने इस ग्रेट बाथ पर डिटेल में डिस्कशन करी है ये वाली वीडियो पर। यदि आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो लिंक है, जाकर देख सकते हैं। चलिए एक नज़र यहाँ के सोशल सिस्टम पर देते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट किसी भी सिविलाइजेशन के सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस को जानने के लिए जनरली 2 तरीके अपनाते हैं। पहला, वहाँ के बरियल्स को स्टडी करते हैं। दूसरा, लुकिंग फॉर लग्जरियस थिंग्स। जैसा कि आप इजिप्ट के बड़े बड़े पिरामिड्स के बारे में जानते होंगे जो इंडस वैली के समकालीन थे। इनमें कुछ राजकीय कब्र थे जहां बड़ी मात्रा में धन संपत्ति दफनाया गया था, जबकि सामान्य लोगों के कब्र में रेयरली ही किसी प्रकार के ज्वेलरी या अन्य कोई प्रीशियस थिंग्स मिले हैं, जो दिखाते हैं कि वहां के समाज में सोशल डिफरेंसेस थी। तो चलिए हड़प्पा की ओर लौटते हैं। इंडस वैली के साइड्स में जनरली मृतकों को गड्ढों में दफनाया जाता था। समटाइम्स गड्ढों की बनावट एक दूसरे से डिफरेंट होती थी। कुछ जगहों में तो गड्ढों की सतह पर ईंटों की चिनाई की गई थी। कुछ ग्रैब्स में पॉटरी और ज्वेलरी भी मिले हैं, जो एक ऐसे बिलीफ की ओर इंडिकेट करते हैं कि यहाँ के लोग आफ्टर लाइफ में विश्वास करते थे, यानी मृत्यु के बाद वाले जीवन में विश्वास करते थे। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि इंडस वैली के लोग मृतकों के साथ महंगी वस्तु ज़्यादा दफनाने में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन कुछ प्रमाण ऐसे मिले हैं जहां मृतकों के साथ ज्वेलरी और कोई प्रीशियस थिंग्स वगैरह दफनाए गए थे। आर्कियोलॉजिस्ट के पास सोशल डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए एक और दूसरा तरीका है लुकिंग फॉर लग्जरी। आर्कियोलॉजिस्ट ऐसे वस्तुओं को लग्जरी मानते हैं जो दुर्लभ अथवा कॉस्टली, नॉन लोकल मटेरियल से या कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी से बना हो। हड़प्पा साइट में इस प्रकार के फेयॉन्स के छोटे पात्र पाए गए हैं जो घिसी हुई रेत, रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया जाता था। इसका इस्तेमाल परफ्यूम बॉटल के रूप में करते थे। यदि हम इंडस वैली में इस प्रकार के आर्टिफैक्ट्स को स्टडी करें तो हम पाएंगे कि वैल्यूएबल मटेरियल से बनी लग्जरी वस्तुएं जनरली हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो से ही मिले हैं। यहाँ गोल्ड भी लग्जरी और आज की तरह कॉस्टली था। हड़प्पन साइट्स में गोल्ड ज्वेलरी रिकवर्ड फॉर्म में प्राप्त हुए हैं। ज्वेलरी के अलावा ये लोग क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए प्रॉपर एक इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप किया था। इंडस वैली के चनहुद्रो शहर
पूरी तरह से क्राफ्ट प्रोडक्शन में लगे हुए थे। यहाँ के लोग मनके बनाने, शंख की कटाई करने, मोहर निर्माण, मेटल वर्किंग और वेट मेकिंग जैसे कार्यों में लगे हुए थे। ये लोग क्राफ्ट मैन्युफैक्चर के लिए कार्नेलियन, जैस्पर, क्रिस्टल, सॉपस्टोन और क्वार्टर्स जैसे स्टोन, कॉपर, ब्रॉन्ज और गोल्ड जैसे मेटल्स और शंख, फेयंस, टेराकोटा इत्यादि का इस्तेमाल करते थे। इन मटेरियल्स को वे कई एरिया से प्राप्त करते थे। ये लोग इन हैंडक्राफ्ट्स का व्यापार विदेशों में करता था। हड़प्पा के मोहर मेसोपोटामिया से मिले हैं, जो इनके व्यापारिक संबंध को दिखाते हैं। इनके ट्रेड में एक और यूनिक चीज़ थी इनका वेट सिस्टम। ये लोग एक्सचेंज के लिए जो वेट का प्रयोग करते थे पूरी सिविलाइजेशन में एक ही यूनिट का बना था। ये वेट जनरली चार्ट स्टोन से बनाए जाते थे जो क्यूबिकल होता था। एक और चीज़ जो नोटिस करने लायक है, इनका वेट सिस्टम के समान ही इनका स्टैंडर्डाइज ईंट, जो पूरे सिविलाइजेशन में एक समान आकार के ईंटों का प्रयोग किया जाता था, जो दर्शाता है कि इनका प्रशासन काफ़ी मजबूत रहा होगा। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि यहाँ किसी भी प्रकार के प्रशासक का साक्ष्य मिला ही नहीं है, ना कोई मंदिर, मस्जिद या रिलीजियस साइट मिले हैं। जबकि इनके समकालीन अन्य सिविलाइजेशन में जैसे कि इजिप्ट में फिरौन और मेसोपोटामिया में पुजारी द्वारा शासन चलाया जाता था। हम इंडस वैली के बारे में और गहराई से समझ नहीं सकते क्योंकि हम इनका लैंग्वेज नहीं जानते हैं। अभी तक में इंडस स्क्रिप्ट को पढ़ने के लिए सैकड़ों अटेम्प्ट करी जा चुकी है, लेकिन अभी भी हमें सफलता नहीं मिली है। लेकिन कुछ चीजें हैं जो हम श्योर शॉट कह सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इंडस वैली के और 2 टॉपिक को कवर करेंगे, जिसमें पहला होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन का लैंग्वेज क्या था और दूसरा इंडस वैली सिविलाइजेशन का अंत कैसे हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।